हेयर इज़ अनदर क्वेश्चन ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इससे ज़्यादा लेटेस्ट सवाल हो नहीं सकता। कौन से ईयर में टेस्ट हुआ था आपके पास? फॉर एग्ज़ाम्पल जून 2024। पेपर आपके पास जो था 23 था और क्वेश्चन नंबर 4 था। टोटल आपके पास जो है 30 मार्क्स के अंदर कॉस्टिंग यानी पेपर 2 के कॉस्टिंग के पेपर में चेक हुआ था। पूरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग था। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हल्का सा एक गो थ्रू कर देता हूँ। शीट होती है, OAR फाइंड आउट करना होता है और आपके पास अंडर ओवर चेक करना होता है, टोटल कॉस्ट होता है या कोटेड प्राइस होती है। इस टॉपिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ थॉरली यही सारी चीज़ें हैं। लेट्स से कि अगर मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, किस नाम से दिया हुआ है? GA लिमिटेड के नाम से। एज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिसेंटली डायरेक्टर डिसाइडेड टू चेंज द कॉस्टिंग सिस्टम फ्रॉम मार्जिनल कॉस्टिंग टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग अभी हमने शुरू नहीं की, हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग शुरू कर एंड कर रहे हैं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग से किस पे जाना है? मेथड चेंज करना है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे जाना है। और उन्होंने बोला एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म यूज इन। आपके पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इनकी डेफिनेशन क्या है? मैं लिख रहा हूँ व्हाट इज़ मीन बाय एलोकेशन। एलोकेशन की बात क्या होती है? आपके पास ओवरहेड एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली attributed to a specific cost center। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि एलोकेशन क्या होती है। एलोकेशन का मतलब ही यही है कि आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लासरूम जो है फिक्स नहीं है, प्री एलोकेटेड नहीं है। आपकी बार बार कभी 7 में है, कभी 6 में है, कभी 5 में है। एलोकेशन का मतलब ही यही है कि जो ओवरहेड एक्सपेंस है वो ऑलरेडी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड, डायरेक्टली डिवाइडेड हो किसके अंदर बेटा? कॉस्ट सेंटर के अंदर बेटा। और आप जब शीट बनाते हो तो सेकंड पार्ट में शीट में क्या होता है? अगर हम बात कर रहे हैं, शीट आप सबको बनाने आती है जिसमें आप ओवरहेड्स एक्सपेंसेस को क्या करते हो बेटा? अपॉर्शन करते हो यानी शेयर करते हो किसके? बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बाय यूजिंग अ बेसिस, सुइटेबल बेस। तो ये आपके पास क्या हो गया? इसका दो यानी पार्ट्स के आंसर हो गए। क्लियर बेटा? अगर हो गया हो तो आगे चलें, फिर मुझे बताओ ताकि मैं आगे चलूँ। एलोकेटेड मतलब बेटा आपका नाम क्या है मेरे भाई? शरियात। एलोकेटेड मतलब जो ऑलरेडी ओवरहेड्स डिफाइन हो, जो ऑलरेडी प्री एलोकेटेड हो, जो ऑलरेडी फॉर एग्जांपल डिवाइडेड हो। और अपॉर्शन का मतलब क्या है? ऑन दियर सुइटेबल बेसिस आप ओवरहेड्स को क्या करते हो? एक एक ओवरहेड्स को उनके बेसिस के थ्रू डिवाइड कर रहे होते हो। डन बेटा? फिर उसके बाद थोड़ा सा कंसंट्रेशन इधर कर लीजिएगा ताकि एक समझ में आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। द फैक्ट्री हैज़ 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फैक्ट्री के 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एक नाम क्या है? एक का नाम प्रिपरेशन है बेटा और एक का नाम फिनिशिंग है। सही है बेटा? फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसी के अंदर 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। सर्विस डिपार्टमेंट में क्या क्या आ गया? स्टोर आ गया बेटा और कैंटीन आ गया। सही है? सम ओवरहेड हैव ऑलरेडी बीन एलोकेटेड। कुछ ओवरहेड्स हैं जो ऑलरेडी एलोकेटेड हुए हैं। कौन से ऐसे ओवरहेड्स हैं ये देख लो भाई। एलोकेशन की इन्होंने डेफिनेशन भी हमें बता दी है। कैसे ओवरहेड्स एलोकेटेड? ये देखो, ऑलरेडी अमाउंट्स आई हुई हैं, मुझे एलोकेट करने की ज़रूरत नहीं है, प्री डिफाइन है, स्पेसिफिकली उन डिपार्टमेंट्स में चार्ज हुई हुई है। इसके बाद मुझे सबसे पहले किसको अपॉर्शन करना है? इलेक्ट्रिसिटी को। सही है? अब इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली कितना दिया हुआ है? 63,000। इधर आ जाओ जल्दी से। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी के अपॉर्शन की बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी को अपॉर्शन किस बेस पे करोगे? अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है, यहाँ देखना। इलेक्ट्रिसिटी पावर किलोवाट 32,000, 8,000, 40, यानी मेरे ख्याल से 42,000 ऐसा ही बन रहा है। 38 में 8 डाला 40, 40 में 1600 यानी 41,600 है, 42,000 बन रहा है। तो दिस इज कॉल्ड बेसिस का टोटल, जो मैंने यहाँ खामोशी से नोट डाउन कर लिया। एग्री? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कहा कि ये जो बेसिस का टोटल आ रहा था
मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, नोट डाउन कर दिया, जो कि कितना आ रहा है 42,000। अब आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, जस्ट कैलकुलेटर उठाना है और मेरा साथ देना है। ये देखना, ये 63,000 मल्टीप्लाई बाय 32,000 डिवाइडेड बाय 42,000, क्या आंसर आएगा? कितना बेटा, क्या आंसर आएगा? 63,000 मल्टीप्लाई बाय 32,000 डिवाइडेड बाय 42,000। अब खुद से कैलकुलेट करो ताकि चीज़ें क्लियर आउट हो जाए बेटा। 63,000 मल्टीप्लाई बाय 32,000 डिवाइडेड बाय 42,000, कोई आंसर बता दो भाई। 48,000। ऐबा आंसर निकाला नहीं? फिर इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये देख लीजिएगा, 63,000 मल्टीप्लाई बाय 8,000 डिवाइडेड बाय 42,000, 12,000। चेक कर लो, कोई जल्दी नहीं है। इसके बाद 63,000 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय 42,000, 600। इसके बाद 63,000 मल्टीप्लाई बाय 1600 डिवाइडेड बाय 42,000, कितना होगी? 2,400। तो इसको कहते हैं अपॉर्शन, यानी ओवरहेड्स को बेसिस के थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट में चार्ज कर देना। क्लियर बेटा? सेकंड ओवरहेड है मेरा रेंट एंड रेट्स। तो रेंट एंड रेट्स किस बेस पे जाता है? अगर हम बात कर रहे हैं फ्लोर एरिया, तो रेंट एंड रेट्स की बेस क्या होती है? फ्लोर एरिया। 2400 और 100 कितना हो गया? 3,000 हो गया, 3,800 हो गया, 4,200, 4,200, आई थिंक 4,400, ऐसा ही है। 50 और 150 चेक कर लेना भाई। आप कह रहे हो 4,400, तो मैंने क्या किया, ये देखिएगा रेंट 44,000, तो मैंने क्या 44,000 मल्टीप्लाई बाय 2,400 डिवाइडेड बाय 4,400, कितना हो जाएगा? थैंक यू बेटा, 24,000। फिर इसके बाद 44,000 मल्टीप्लाई बाय 1,800 डिवाइडेड बाय 4,400, 18,000। फिर नेक्स्ट बेटा 44,000 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 4,400, कितना बेटा? 500। 44,000 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 4,400, कितना बेटा? 1,500। डन हो गया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट ओवरहेड आपके पास कोई भी नहीं बचा, तो मैंने कहा कि भाई कोई एक प्यारा बच्चा जो है इसका टोटल में हेल्प कर दो कि इन सब का टोटल कितना होगा। कैसे बेटा, किन किन का टोटल? ये देखो, एक इन सब का टोटल कितना होगा? 184, 100, इन सब के टोटल्स कर लो, कितने होंगे एक एक करके। थैंक यू बेटा। 256,100 बेटा। दूसरे वाले का नहीं बेटा, 90,800, कोई बात नहीं। और इसके बाद नेक्स्ट कितना बेटा? कहाँ का बता रहे हो? गलत बता रहे हो बेटा। अच्छा 12,000 सही है, सॉरी बेटा। नेक्स्ट 20,000। तो ये पूरा प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हो? प्राइमरी अपॉर्शन। ज़्यादा क्लियर बेटा? अब मुझे करना है रीअपॉर्शन। रीअपॉर्शन का मतलब सबसे पहले किसको ख़त्म करना है? खुद दिया हुआ है कैंटीन को ख़त्म करना है। तो कैंटीन की कॉस्ट कितनी है? मैं यहाँ येलो कलर यूज़ कर रहा हूँ और कैंटीन की कॉस्ट ये रही बेटा 20,160। तो मैं ये कहाँ से लाया? रेड कलर से लिख दिया 20,160 और यहाँ स्टार बना दिया और यहाँ भी स्टार बना दिया ताकि ये वैल्यू यहाँ से लाया हूँ। अब किसके बेस पे जाओगे? कैंटीन को जब ख़त्म करोगे तो अगेन नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ ना, तो मैंने कहा ये देखो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ में कैंटीन है ये 64, 40 और 8, आगे कुछ भी नहीं है। 64 और 40 104, 104 में 4 डाल दिए 108, 1112। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया 1112। अब तुम्हें सिर्फ अपना कैलकुलेटर चलाना है
और मेरे साथ रहना है। ये देखना 20,160 मल्टीप्लाई बाय 64 डिवाइड बाय 112 कितना आ जाएगा? 11,520 यानी 20,160 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 112 कितना आ गया? 7,200। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल 20,160 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 112 1440। तो इसका मतलब इन सबको जब सॉल्व करोगे तो ये 20,160 हो जाएगा। अगेन मुझे तुम्हारी कैलकुलेशन में हेल्प चाहिए, सब टोटल चाहिए। तो भाई ये तो तुम्हारा क्या हो गया? ख़त्म हो गया यानी निल हो गया। अब रुकना, वेट करना। मैंने कहा इन कलर्स, इसको ये लाइट येलो कलर से मैंने क्या कर लिया है? टोटल कर लिया। और ये तुम्हारा क्या आया था? फॉर एग्जांपल इनको टोटल कर लो जल्दी से, क्विकली। कितना आएगा? 267 एक मिनट 267,620। नेक्स्ट बेटा 98,000। नेक्स्ट बेटा 13,500। अब किसको अपॉर्शन करना है? मैंने कहा यहाँ पर अगेन देख लेना भाई, ये 13,500 को मैंने क्या कर लिया? हाईलाइट कर लिया। और इस वाले को मैंने कैसे लिख लिया भाई? डन हो गया। तो अपॉर्शन क्या करना है? स्टोर को अपॉर्शन करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया कि भाई ये वैल्यू मैं कहाँ से लाया हूँ, ये देखिएगा। तो 13,500 मैंने इधर क्या बना लिया? डॉट बना लिया। यहाँ क्या बना लिया? डॉट बना लिया। इधर क्या बना लिया? डॉट। इधर क्या बना लिया? इधर क्या बना लिया? मार्क करने के लिए कि ये वैल्यू यहाँ से बनेगी। पहले वाले के साथ स्टार बनाया है, ये देखो, क्योंकि ये मेरा एक तरीका है कि बच्चे को समझ नहीं आता कि वैल्यू कहाँ से है। ये आप देखो, कलर टू कलर और डॉट टू डॉट कि कोई ना कोई तो इसका मतलब हिंट है ना, आइडेंटिफिकेशन है ना, इस वजह से। अच्छा, स्टोर को किस बेस पे डालोगे मेरे दोस्तों? स्टोर 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 इशू ऑफ स्टोर 600 और 200 कितना हो गया? 850। ये देख लीजिएगा भाई कितनी वैल्यू है? 13,500 मल्टीप्लाई बाय 13,500 मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइड बाय 850 9529। 13,500 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइड बाय 850 3971। तो ये कितना बन गया बेटा? 13,500 हो गया। तो जब मैं इन सब का टोटल करता हूँ, तो ये क्या हो गया? निल। ये क्या हो गया? निल। इसका मतलब ये पूरा डिपार्टमेंट क्या हो गया? उड़ गया। ये देखिएगा, तो फाइनल ओवरहेड्स मेरे पास कितने आ जाएंगे? कितने कह रही हो बेटा? एक मिनट बेटा, 277 149। नेक्स्ट 101971। अच्छा, 2 मार्क इसके थे, 2 मार्क इसके थे। शीट के कितने मार्क्स थे? 6 मार्क्स। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, ये पूरा हिस्सा प्राइमरी अपॉर्शन कहलाता है और ये हिस्सा पूरा सेकेंडरी अपॉर्शन कहलाता है। अब आप खुद सोच लो, 2024 में आप बैठे हो, 2024 का सवाल कर रहे हो, यानी एक अटेम्प्ट पीछे वाला। अभी नवंबर में अटेम्प्ट होगी और ये आपका वेरिएंट नहीं है, ये जून 2024 पेपर 23। मतलब मतलब इससे कोई ज़्यादा लेटेस्ट अटेम्प्ट हो नहीं सकती। तो कितना इजी, इसका थ्रेशोल्ड भी बहुत ज़्यादा हाई था इस पेपर का, 62 मेरे ख्याल से था, चीज़ें थी। तो अब इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या निकालना है वो इम्पॉर्टेंट है। साथ देना सब लोग, पहले पढ़ लो क्या निकालने का बोला हुआ है। ओ यार सुन लीजिएगा भाई, 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सही है। एक प्रिपरेशन है और दूसरा कौन सा है भाई? फिनिशिंग है। मुझे सिर्फ ये बात बता सकते हो
इन दोनों डिपार्टमेंट्स में से इंटेंसिटी किसकी हाई है? प्रिपरेशन में किसकी मशीन आवर्स ज़्यादा हैं या लेबर आवर्स ज़्यादा है? मैंने इसलिए इसको डॉट बना लिया। इधर किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है? तो मैंने इधर इसको बना लिया। मुझे क्या निकालना है? 2 डेसिमल प्लेस का ख्याल रखना। क्या निकालने का बोला है? OAR निकालने का बोला है। कैसे? OAR किसका बोला है? ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बोला है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाह रहा हूँ, ये देखना भाई। OAR प्रेपरेशन पूरा नहीं लिख रहा, जिसका फॉर्मूला क्या है भाई? बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होती है? BUD बजटेड एक्टिविटी। दूसरे पे आ जाओ ज़रा। OAR किसका बेटा? फिनिशिंग का। क्या फॉर्मूला होता है? बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी। दिस इज़ द फॉर्मूला, और कुछ तो करना नहीं है। बजटेड ओवरहेड कहाँ से लाएं सर आप? ये देखिएगा, अगेन हर चीज़ आपको दिखाते हुए लिखूँगा। मैंने कहा बजटेड ओवरहेड ये रहे। कैसे? 277149 कहाँ से लाए हैं आप? ये देख लीजिए। फिर इसके बाद बजटेड ओवरहेड यहाँ देख लीजिएगा भाई। सर कहाँ से लाएं? 101971 ये देख लीजिएगा। जब आप रिकॉर्डिंग खोलेंगे तो आपको चीज़ें खुद ब खुद सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी। तो इसकी एक्टिविटी क्या है भाई? डिवाइड किससे कर रहा हूँ? 17,500 मशीन आवर्स। और इधर की एक्टिविटी क्या है? 20,300 लेबर आवर्स। एग्री? तो इसका आंसर क्या आ रहा है? राउंड ऑफ होके बताइएगा प्लीज। 15.84 पर मशीन आवर्स, यानी 1 घंटा काम करने पे मशीन पे क्या क्या रेट ऑफर हो रहा है? 15.84 लेबर आवर्स। बराबर में आ जाना भाई सब लोग। OAR फिनिशिंग का निकालना था, क्या आंसर आएगा? 5.02 पर लेबर आवर्स। शहरियार क्लियर बेटा? यानी इस टॉपिक का OAR हो गया, शीट हो गई। ताहा भाई, आशिर, लाइबा, जायमा। अब इसके बाद इस टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इस टॉपिक में सब चीज़ कवर हो रही है, सारे पार्ट्स कवर हो रहे हैं। 2 हो गए, OAR हो गया, शीट हो गई। अब क्या निकालना है? ये कौन सा पार्ट था? C पार्ट था। अब आ जाए ज़रा D पार्ट पे मेरे दोस्तों। अगेन दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, अंडर एंड ओवर चेक करना है। वो कैसे होगा भाई? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च क्या दिए हुए? एक्चुअल क्या दिए हुए बेटा? एक्चुअल आवर्स दिए हुए। किसके दिए हुए? सिर्फ प्रेपरेशन के दिए हुए। क्या दिए हुए? बोला टोटल एक्चुअल ओवरहेड्स हमें अभी नहीं पता, यानी टोटल एक्चुअल ओवरहेड्स क्या हैं? क्या है? एक बहुत बड़ा क्लू दिया हुआ है, क्या है? सेम एज बजटेड है। तो अगर मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, ये यहाँ पर अगर आपके पास इन दोनों में से देखो किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हाई है? किसकी ज़्यादा हाई है? मशीन आवर्स की। तो मैंने यहाँ पर किसको सेलेक्ट कर लिया भाई? इन दोनों में से किसकी इंटेंसिटी हाई है? मशीन आवर्स की। तो अभी मुझे क्या निकालना है? फॉर एग्जांपल इधर देख लीजिएगा, कैलकुलेट ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड किसका निकालने का बोला है? यहाँ देखना, मैंने कहा यहाँ लिख रहा हूँ, 1 मिनट, कौन सा डिपार्टमेंट है? प्रिपरेशन। दूसरा तो नहीं है ना? सही है। वैसे यहाँ आता है, 1 मिनट, थोड़ा सा मैं वहाँ कर लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ
एक्चुअल ओवरहेड्स आ गए और इसके बाद क्या आ गए, एब्जॉर्ब ओवरहेड्स आ गए। किसके? प्रिपरेशन के। एग्री? इसके बाद क्या है, एब्जॉर्ब ओवरहेड्स। वो कैसे आएंगे? डन हो गया। और एक्चुअल ओवरहेड्स आपके पास गिवन है, चेक करो। ये कितने दिए हुए थे? 277,149। तो यहां लिख दूं 277,149। आपने क्यों ऐसे लिखे हैं ये वाले? क्योंकि सवाल में बोला था जो टोटल एक्चुअल ओवरहेड है वो सेम है किसके? बजटेड ओवरहेड्स के। डन हो गया। इसके बाद एब्जॉर्ब ओवरहेड निकालते कैसे हैं उसकी टेक्निक समझ लो। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, जिसका OAR मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी। OAR इसका कितना प्रिपरेशन का निकाला था? 15.84 निकाला था। सही है। तो $15.84। एक्चुअल एक्टिविटी क्या है भाई? 16,920 मशीन आवर्स। करो मल्टीप्लाई, कितना आता है? 26801। कितना बेटा? 26801। 26801। डन हो गया। अब सुनना, ये देखो ये कितना है तुम्हारे पास? 277,000 है। और ये कितना आया है? तो एक्चुअल कितना था और आया कितना है? तो एक्चुअल से कम आया, ज्यादा आया? हाँ, कम आया। तो उस कम को क्या बोलते हैं इस जबान में? कितना कम आया? डिफरेंस निकालो। कितना कम आया? 91। आगे बस यही है। तो इसका मतलब ये तुम्हारा क्या होगा? अंडर एब्जॉर्ब हो गया। क्या ये रिपीट करने की ज़रूरत है? मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं कर दूंगा। सर ये वैल्यू कहाँ से लाए? ये वाली वैल्यू इन्होंने बोला था इस लाइन में, जो टोटल एक्चुअल ओवरहेड वर द सेम एज बजटेड। बजटेड ऊपर वाले थे। एब्जॉर्ब मतलब कितना एब्जॉर्ब हो गया, जिसका फॉर्मूला होता है OAR मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी। सर ये एक्चुअल एक्टिविटी कहाँ से लाए? यहाँ से लाए। और OAR कहाँ से लाए थे? ऊपर से लाए। डन बेटा। 9137। थैंक यू बेटा। शीट हो गई, OAR हो गया, ओवर अंडर एब्जॉर्ब हो गया। वैसे दोनों डिपार्टमेंट का मांगता है, मगर उन्होंने सिर्फ एक का दिया, मांगा था तो मैंने एक का दे दिया। अब आपको क्या करना है बेटा? कैलकुलेट सेलिंग प्राइस कोट करनी है। क्या करनी है? सेलिंग प्राइस कोट करनी है। और जो कैसे कोट होगी ये देख लेना भाई। एक ऑर्डर मिला है मुझे, स्पेसिफिक ऑर्डर मिला है, जिसका मटेरियल कितना लगेगा? 800। जिसमें लेबर कितनी लगनी है? फिनिशिंग में और प्रेपरेशन में कितनी लगनी है? कितनी लगनी है? 52 घंटे इंटू 12.20, 90 घंटे इंटू 14.50। मशीन आवर्स, अब ये वाली थोड़ी चीज़ कॉम्प्लिकेशन वाली है। मशीन आवर्स प्रेपरेशन का दिया हुआ है और फिनिशिंग का दिया हुआ है, ऐसा ही है। तो इसी तरीके से फॉर एग्जांपल नीचे सुनना भाई, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल तुम लोगों को क्या देना चाहिए था? तुम्हें क्या देना चाहिए था? लेबर आवर्स देने चाहिए थे। किसके?
प्रेपरेशन के और फिनिशिंग के, जो कि अनफॉर्चुनेटली इसने नहीं दिए हुए, और बोल रहे जो मार्जिन है वो कितने परसेंट है, 50% है। अब ये मार्जिन जो है ना किस में चेंज होगा, मार्कअप में। क्यों चेंज होगा, क्योंकि मार्कअप इज ऑलवेज अप्लाई ऑन कॉस्ट एंड मार्जिन इज ऑलवेज अप्लाई ऑन सेल्स। तो इसका मतलब जो हम आंसर निकालेंगे वो हमारी क्या होगी शरियार भाई, कॉस्ट होगी। तो इसका मतलब इस मार्जिन को क्या बनाना है, मार्कअप बनाना है। कैसे बनाना है वहाँ मेरी हेल्प कर दीजिएगा भाई। मैंने कहा 50 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 50, तो ये कितना हो गया, 50 ओवर 50 कितना हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, यानी 1/1 हो जाएगा। डन हो गया, पक्का बेटा। अब मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ, कहीं भी आपको लगे कि आपको बिल्कुल ऊपर से जा रहा है, आप मुझे रोक देना। मैंने कहा भाई कॉलम 1 कॉलम 2, सबसे पहले मैंने क्या लिख लिया, डीएम। डीएम कितना था भाई, $800 था जो डायरेक्ट दिया हुआ है। फिर आ जाओ डीएल। डीएल किसका बेटा, प्रिपरेशन का। 52 आवर्स हैं, एक आवर काम करने का लेबर रेट कितना है, 12.20। कितना होगा बेटा, थोड़ा सा जल्दी बता दो भाई। 634.40। 2 डेसिमल प्लेस का ख्याल रखो भाई। डायरेक्ट लेबर फिनिशिंग का कितना दिया हुआ है भाई, 90 आवर्स दिए हुए, इंटू 1 घंटा लेबर का काम करने का कितना है, 14.50। कितना हो जाएगा, 1305.00। अगेन कह रहा हूँ 2 डेसिमल प्लेस का ख्याल रखो भाई। कितना हो गया, कितना बेटा, 1939.40। तो इन दोनों को टोटल कर लो, तो ये क्या आ जाएगी तुम्हारे पास, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। बता सकते हो कितनी आ रही है प्राइम कॉस्ट, या जिसको डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। 2739। कितना बेटा, 2739.40। इसके बाद क्या करूँगा, ऐड FOH, या विच इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट, विच इज़ नॉट आइडेंटिफाइबल, विच इज़ नॉट ट्रेसेबल, या विच इज़ नॉट ट्रेसेबल, यानी वो कॉस्ट जिसको आप ट्रेस नहीं कर सकते। तो हमारे पास 2 ओवरहेड कॉस्ट थी, वो कौन कौन सी थी भाई। एक आपके पास कौन सा डिपार्टमेंट था, प्रिपरेशन, और दूसरा कौन सा था भाई, फिनिशिंग। हाँ, टोटल करना है भाई। क्या मतलब, ये तो बिल्कुल बचकाना सवाल है। शुरू के फर्स्ट 2, ये कोई लॉजिक तो नहीं है। 800 उधर लिख दिया, और ये दोनों को टोटल करके ये लिखा है, क्योंकि लेबर की 2 वैल्यूज थी मेरा बेटा। तो आपके पास इन दोनों को जब टोटल कर लिया तो ये वैल्यू आ गई। प्रेपरेशन की अगर बात कर रहा हूँ तो प्रेपरेशन कितना है आपके पास, यहाँ पर देख सकते हैं बेटा। प्रेपरेशन में चेक कर लो कि कितने इस डिपार्टमेंट में कौन से किसके आवर्स ज़्यादा हैं। इस डिपार्टमेंट में प्रिपरेशन में किसके आवर्स ज़्यादा हैं बेटा, यानी सॉरी, जो आपके पास है मशीन आवर्स, यानी प्रिपरेशन के ज़्यादा हैं, फिनिशिंग के ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब मैंने क्या कर लिया, प्रिपरेशन के कितने लिख दिए, 140 आवर्स लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय। और इसी तरीके से फॉर एग्जांपल इधर आ जाओ, इसी तरह लेबर आवर्स देने चाहिए थे किसके, प्रिपरेशन के और फिनिशिंग के, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं दिए हुए। तो मैं किसको कंसीडर करूँगा, ये वाले आवर्स को कंसीडर करूँगा, फिनिशिंग के। ये देखिएगा 90 आवर्स लिख दिए मैंने, और मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, OAR रेट। पहले वाले का OAR रेट कितना है, वीडियो में बताने का मकसद भी यही है, एरो बना के भी दिखा रहा हूँ ताकि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आपको समझ में आ जाए। यहाँ क्या लिखा हुआ था, लेबर आवर लिखा हुआ था, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, मशीन आवर्स। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 15.84, और इधर इसकी अगर बात कर रहा हूँ तो फॉर एग्जांपल इसका कितना है, 5.02। दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा ओवरहेड, 2217.60। दूसरे का
51.80। इन दोनों को टोटल कर लो भाई, जहाँ लाइन लगती है वहाँ पर क्या होता है, टोटल होता है भाई। इनका टोटल कर लो, कितना आता है? 266 9.40। तो ये तुम्हारी क्या है भाई, प्राइम कॉस्ट है। ये तुम्हारी क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। दोनों का टोटल कर लो, कितना आ जाएगा भाई? 5408.80। इसको तुम अपनी जबान में क्या कहोगे, टोटल कॉस्ट कहोगे? एग्री? ये तुम क्या किसी को बताओगे कि मैं, तुम कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे तो हमारी कॉस्ट इतनी लग रही है, तुम किसी को बताओगे क्या? कोई भी नहीं बताएगा। तुम अपना प्रॉफिट कितना रखोगे भाई, खामोशी से ऐड प्रॉफिट। तुमने इस मार्जिन 50% के मार्जिन को किस में चेंज कर लिया था, मार्कअप में चेंज कर लिया था, कि जो 1/1 आया है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये देख लेना भाई, ये कॉस्ट है 5408.80 इंटू 1/1, तो सेम ही आ जाएगा 5408.80। एग्री? इन दोनों को ज़रा टोटल कर लो तो तुम्हारी क्या आ जाएगी, 10,817.60। तुम उसको क्या कहोगे, कोटेड या फिर सेलिंग प्राइस? यानी ये प्राइस तुम अब लोगों को क्या करोगे, कोट करोगे फाइनली। डन बेटा। तो इस पूरे चैप्टर के, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर शीट, OAR, ओवर अंडर एब्जॉर्ब, और आपके पास टोटल कॉस्ट, और आपके पास कोटेड प्राइस, सब कवर हो गया। नेक्स्ट 5-7 मार्क की थियोरेटिकल इम्पैक्ट है, वो इम्पॉर्टेंट है, ज़रा देख लेना कि क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब 7 मार्क का मतलब क्या हो गया, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या, इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट द कंपनी वुड बेनिफिट इफ इट स्विच टू जस्ट इन टाइम मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। अगर ताहा भाई आपके पास एक सजेशन आई है कंपनी के लिए कि कंपनी अपनी जो इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम है, इम्तियाज़, नाहिद, चेज़अप, आगाज़, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, वॉलमार्ट से आया है। अपने यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, जस्ट इन टाइम का मतलब क्या हो गया, एक सॉफ्टवेयर हो गया चीज़ें। जस्ट इन टाइम का मतलब हो गया जहाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप मॉल जाओ, मॉल पे कोई सामान होता है, आपने बोला यार पसंद आया बहुत, वो शॉर्ट था, तो आप सबसे पहले बोलते हो यार इसका साइज़ अपनी इन्वेंट्री काउंट में देखो ना, सिस्टम में जाके देखो ना, बारकोड डाल के देखो है या नहीं है। बोलेगा नहीं है, तो आप बोलोगे यार आप इसका, आपके जहाँ जहाँ आउटलेट है ना कराची में, वहाँ चेक कर लो, शायद मिल जाए इस साइज़ का, क्योंकि आपको पसंद आया है नाइकी के शूज़, एडिडास के शूज़। जस्ट इन टाइम का मतलब क्या है कि भाई आप अपनी इन्वेंट्री को जस्ट इन टाइम के मेथड से रिकॉर्ड कर लो कि कितना इन्वेंट्री आया है और कितना इन्वेंट्री गया। फिर बोला एडवाइस करो डायरेक्टर को वेदर और नॉट दे शुड स्विच, कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोनों को दिमाग में एडवाइस करनी है, फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी दिमाग में रखना है और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी दिमाग में रखना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि ये पॉइंट्स जो मेरे होंगे फॉर प्रपोजल, अगर मैं इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ तो मैं क्या पॉइंट लिखूँगा, और अगर मैं इस प्रपोजल को रिजेक्ट करता हूँ, यानी मैं इस प्रपोजल के क्या हूँ, अगेंस्ट हूँ, तो मैं क्या पॉइंट लिखूँगा। एग्री? और एक मार्क अपना ओपिनियन देना है कि भाई आपने फॉर एग्जांपल ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं चाहिए। एडवाइस देनी है तो एडवाइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस तरीके से काम कर लोगे तो मैंने कहा इम्प्रूव कैश फ्लो एज लेस मनी टाइड अप इन इन्वेंट्री। आपको पता होगा कितना माल आया है और कितना माल फ़ौरन बिक गया है। कुछ इम्तियाज़ में बहुत सारे स्टोर पे बहुत सारा माल पड़ा होता है जो आउटडेटेड हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि पता ही नहीं होता, अंदर कोने खांचे में दबा हुआ होता है। समझ रहे हो बात को? और जब माल पड़ा हुआ है तो इसका मतलब पैसा उस माल में फंसा हुआ है, दबा हुआ है। जैसे फ्रूट वाला, ठेले वाला बेचारा, उसका बारिश हो गई, तूफान आ गया, स्ट्राइक हो गई, उसका जितना भी माल था आज नहीं बिका तो कल केला कोई लोगे? नहीं लोगे, नरम हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। फिर इसके बाद रिड्यूस स्टोरेज कॉस्ट।
अगर जस्ट इन टाइम लगा दोगे तो वेयर हाउस की कॉस्ट बच जाएगी, स्टोरेज की कॉस्ट बच जाएगी, बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। फिर इसके बाद क्या है, लेस चांस ऑफ वेस्टेज, लेस चांस ऑफ वेस्टेज हो सकता है, या फिर क्या हो गया, डैमेज गुड्स हो आपके पास बच सकते हो। और दूसरा क्या हो गया, आउटडेटेड वाला जो फैक्टर जो मैंने आपको बताया। ये सारे क्या है, इस प्रपोजल को यू एक्सेप्ट करने के फ़ायदे हैं, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। अब अगेंस्ट क्या चीज़ है, अब अगेंस्ट को भी देख लेते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ को इग्नोर तो नहीं कर सकते। तो अगर हम इसके अगेंस्ट जाते हैं तो यहाँ क्या आ गया, मे नीड न्यू सप्लायर। उसके लिए हमें क्या करना, सप्लायर्स होंगे रिलायबल होने चाहिए, सही है। अब आपके पास फिर उसके बाद क्या है, रिस्क ऑफ स्टॉक आउट होने के चांसेस हैं, इफ एनी डिले इन ऑर्डर। आपने ऑर्डर डिले पहुंचा है तो वो क्या चीज़ हो सकती है, स्टॉक आउट हो सकता है। फिर उसके बाद क्या है, या रिस्क ऑफ लूजिंग कस्टमर भी, जब आपके पास स्टॉक डिले होगा तो आपके कस्टमर्स क्या होंगे, लूज कर जाओगे। यूजिंग ऑफ इंटरप्शन, रिस्क ऑफ इंटरप्शन टू प्रोडक्शन इफ डिलीवरी डिले। इसके अलावा और क्या पॉइंट हो सकते हैं आपके पास, पॉसिबल लॉस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, बल्क बाइंग में होता है, और बल्क बाइंग जब नहीं होगी तो आपका ट्रेड डिस्काउंट के चांसेस क्या हो जाएंगे। फिर इसके बाद इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ रिसीविंग स्लैश इंस्पेक्शन ऑफ डिलीवरीज। अच्छा, जब एडवाइस की बात आती है ना, तो याद रख लेना कि हर किसी शख्स की एडवाइस डिफरेंट है। मुझे सिर्फ लाइबा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब ये जो आप जो पढ़ रहे हो ना, बिजनेस को देख के पढ़ रहे हो, ये अकाउंट्स नहीं है। क्योंकि बिजनेस के अंदर इवैल्यूएशन, एनालिसिस, आपके पास जो है क्या कहते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच, वो सारी चीज़ें बतानी होती है। तो आपके हिसाब से जे लिमिटेड को क्या ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए, फाइनेंशियल फैक्टर्स को दिमाग में देखो और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को देखो। रीजन आपके पास क्या है, एडवाइस करनी है, सपोर्ट विद योर रीजंस, यानी आपके पास जो भी आपने प्रपोजल दिया है उसके हिसाब से 1 मार्क की आपको एडवाइस देनी। 7 मार्क है तो 3 मार्क अगर फॉर एग्जांपल इसके हो गए, 3 मार्क इसके हो गए, 6 मार्क, और 1 मार्क आपका एडवाइस का होगा। तो आपकी एडवाइस क्या होगी बता सकते हो, अगेंस्ट पे जाओगी, क्या लिखना चाहोगी बताओ मुझे। आप क्या लिख रही हो, हैंस आई फील के जे लिमिटेड शुड नॉट गो फॉर जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री इन मेथड इन्वेंट्री कंट्रोल, बिकॉज दे शुड लूज देयर कस्टमर इन फ्यूचर। तो ख़त्म हो गई बात आपके पास, ये इसकी एडवाइस हो गई। तो इस तरह आंसर देना, आई बाई शाइन नहीं लिखना।